डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। एग्जाम हंटर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि क्लास 9th के लेसन नंबर 2 से लिया गया है। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेहद महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को, जो आप सभी की बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के पार्ट 1 को क्लियर करेंगे, जिसमें इंडिया का जो नदर्न माउंटेन सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, दी हिमालयाज के बारे में। और जो आपका इसी वीडियोस में जो कंटेंट इंक्लूड होने वाला है, द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी मैदान। इन टॉपिक के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स डज इंडिया हैव? भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो आंसर आता है 6, 6। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया? तो भारत का जो प्राचीनतम भूभाग है वो कौन सा है? वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, आपका प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये जो क्वेश्चन थे, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैप के थ्रू थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डार्क ब्राउन कलर से, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये आपका द नदर्न माउंटेन्स है, ये दी हिमालयाज है, हिमालय क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। और आपका सेकंड जो आपका कलर है लाइट ग्रीन, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये आपका नदर्न प्लेन है, भारत का जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। थर्ड येलो कलर से आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन है, तीसरा भौतिक प्रदेश है, ये आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसे थार डेजर्ट भी कहते हैं, थार मरुस्थल है ये। और आपका फोर्थ में आपका लाइट पिंकिश कलर से द डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का ये पठार है, प्रायद्वीपीय पठार भी इसे कहते हैं। और उसके बाद आपका द कोस्टल प्लेन्स डार्क ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपका कोस्टल प्लेन्स है वेस्टर्न साइड में, और आपका ईस्टर्न साइड में ये कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है। और लास्ट में आपका द आइलैंड सिस्टम है, आइलैंड्स हैं जो आपके लाइट ब्लूइश कलर से, स्काई ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, लक्षद्वीप है, और आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये आपके 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स थे इंडिया के, भारत के 6 भौतिक प्रदेश थे। अब हम सेकंड मैप पे यहाँ पे इसी स्लाइड में देखेंगे द पेनिनसुलर प्लेटू को, प्रायद्वीपीय पठार को। आप भारत का ये जो नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट देखते हैं, ये पूरा आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। तो ये हमने मैप के थ्रू देखा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, पेनिनसुलर इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच एनिशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट? तो ये बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत पहले किस विशाल भूखंड का भाग था? तो इसका आंसर आता है द गोंडवाना लैंड। जो प्रायद्वीपीय पठार था या प्रायद्वीपीय भारत था, वो आपका गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूखंड का हिस्सा माना जाता है। आप देख पा रहे हैं मैप में यहाँ पे, ये आपका गोंडवाना लैंड था। और गोंडवाना लैंड जो अलग हुआ था वो आपका आप सभी जानते हैं, एक थियरी थी, आगे हम मैप में डिस्कस करेंगे। वो जो थियरी थी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। उन्होंने बताया था कि अर्लियर स्टेज में जो है एक बहुत बड़ा लैंड मास था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, पेंजिया नाम था उसका। पेंजिया में जब डिवीजन होता है, कोई नेचुरल फोर्स से जब डिवीजन होता है, उसमें जब वो 2 भागों में बंट जाता है, तो उससे अपर पार्ट जो होता है वो लॉरेशिया बन जाता है, अंगारा लैंड भी उसे कह सकते हैं। और नीचे वाला जो लोअर पार्ट है वो आपका गोंडवाना लैंड बनता है। और इसी अपर और लोअर पार्ट से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं,
जैसे कि हम गोंडवाना लैंड की यदि बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अफ्रीका और आपका साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका गोंडवाना लैंड में जब एक डिवीजन हुआ, इसमें जब एक टूट फूट हुई, तो इससे ये कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी गोंडवाना लैंड से हमारा जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है वो बनता है। तो आई होप आप सभी इस मैप के थ्रू अच्छे से जान पाए होंगे कि प्रायद्वीपीय जो भारत था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा था, अल्फ्रेड वेगनर की एक फेमस थियरी थी। यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर की थियरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि एक बहुत बड़ा एक पेंजिया भूखंड था, एक विशाल भूखंड था पृथ्वी पर जिसे पेंजिया नाम दिया गया। तो ये जो पेंजिया था, यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं पेंजिया। तो पेंजिया यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, जो अर्थ का ग्लोब है, जो अर्थ है उस पे पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था। इसी पेंजिया में जब डिवीजन होता है तो एक लॉरेशिया अपर पार्ट बनता है और लोअर पार्ट या नीचे वाला भाग आपका गोंडवाना लैंड बनता है। तो यही गोंडवाना लैंड को यहाँ पे दिखाया गया है। इसी गोंडवाना लैंड से नीचे वाले जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे आपका साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी लोअर पार्ट्स बनते हैं। तो जो भारत था वो आपका गोंडवाना लैंड यानी कि अफ्रीका का जो लैंड मास है वहीं से टूट के बना है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ड्रिफ्ट होता गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक इंडियन प्लेट है जो ऊपर की तरफ मूव हुई है। तो इस मैप के थ्रू हम ये जान पाए कि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो आपका गोंडवाना लैंड यानी कि अफ्रीका का ही हिस्सा था। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। इस स्लाइड पे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो अर्थ पे या पृथ्वी पर कुल कितनी प्लेटें या प्रमुख प्लेटें विद्यमान हैं। तो हम अगर मेजर प्लेट्स की बात करेंगे तो 7 प्लेट्स हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। हम इन प्लेट्स को यहाँ पर वर्ल्ड मैप पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट है, ये आपका सदर्न अमेरिकन प्लेट है, ये आपका अफ्रीकन प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, फिर आपका यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स में। ठीक है, और यहाँ पे आपके नीचे जो है एक अंटार्कटिका प्लेट है। तो हम अगर नंबरिंग की बात करें तो ये आपका नंबर 1 है। ठीक है, ये आपके नंबर 1 है पैसिफिक प्लेट जो है। और आपका जो आपका नंबर 2 यहाँ पे आ गया नदर्न अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 आ गया आपका सदर्न अमेरिकन प्लेट, 4th पे आ गया अफ्रीकन प्लेट, 6 पे आपका आ गया यूरेशियन प्लेट एंड 7 पे आपका जो आ गया वो आ गया एंटार्कटिका प्लेट। तो ये आपकी जो प्लेट्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेट्स हैं। ठीक है, तो हम इनकी बात करेंगे और हमने यहाँ पे एक डायग्राम में भी बनाया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं। ठीक है, ये 7 प्लेट्स हैं आपकी अर्थ पे, ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पे भी हम डायग्राम में इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 प्लेट्स है। आई होप आप लोगों को इस मैप के थ्रू ये भी पता लग गया है कि ये प्लेट्स वर्ल्ड में या अर्थ पर कहाँ कहाँ पे है और इनके क्या क्या नेम है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की संख्या कितनी है। तो ये आपकी कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं वो आपके 6 हैं, ओशियानिक प्लेट 1 है, महाद्वीपीय प्लेटों की जो संख्या है वो 6 है, 6 है, और महासागरीय प्लेट जो है आपका 1 है, जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, जो ओशियानिक जो प्लेट है वो आपका पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। बाकी की जितनी भी प्लेट्स हमने डिस्कस की वो आपकी महाद्वीपीय प्लेट्स हैं। आप यहाँ पे भी इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, दो तरह की क्रस्ट होती है, प्लेट्स होती हैं। एक आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या प्लेट
ये आपके जहाँ जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स होंगे, महाद्वीप होंगे, उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट या पर क्रस्ट भी कहा जाएगा। और आपका एक ओशियनिक क्रस्ट होता है, ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। और ये आपका नीचे वाला पूरा लिथोस्फीयर है। वैसे जो आपका लिथोस्फीयर होता है उसी को ही प्लेट कहते हैं। और जो लिथोस्फीयर होता है वो आपका क्रस्ट एंड अपर मेंटल से बना होता है। भूपर्पट्टी और जो ऊपरी मेंटल का जो भाग है वो मिलके लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल बनाता है, और इसी स्थलमंडल को हम प्लेट कहते हैं। तो इसी प्लेट पर दो तरह की क्रस्ट पाई जाती है, एक आपका महाद्वीपीय क्रस्ट होती है और दूसरा आपका ओशियनिक यानी कि महासागरीय क्रस्ट होती है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? प्लेटों में कौन सी दो महत्वपूर्ण गतियां शामिल हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें। एक आपका द फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट मूवमेंट एंड द सेकंड वन इज डाइवर्जेंट मूवमेंट। हिंदी में कहें तो अभिसारी गति, और डाइवर्जेंट मूवमेंट को हिंदी में कहें तो आपका अपसारी गति। तो इसमें होता क्या है, कन्वर्जेंट में जब प्लेट्स आपके एक दूसरे की दिशा में, मतलब एक समान दिशा में आगे बढ़ती है, व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो जब वो एक दूसरे के सामने आती हैं तो टकराती हैं, तो इसी गति को कहते हैं अभिसारी गति। और अपसारी गति में व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसे कहा जाता है आपका अपसारी गति। तो ये दो तरह की गतियां आपकी प्लेट्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभिसारी गति दिया हुआ है, या भी अभिसारी गति है। एक प्लेट देखिए, आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे एरो आगे की तरफ मूव हो रहा है और एक प्लेट इस साइड को मूव हो रही है, मीन्स सेम डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रही है तो इसे कन्वर्जेंस मूवमेंट या फिर अभिसारी गति कहते हैं। और इसमें होता क्या है, यहाँ पे जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, फोल्ड पड़ता है। तो जो माउंटेन्स यहाँ पे बनते हैं तो वो आपके फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत होते हैं, क्योंकि इस तरह के वलन देखने को यहाँ मिलते हैं, मोड़ देखने को मिलते हैं। तो ये वलन, इसी वलन से जो आपका जो अपर पार्ट होता है, माउंटेन बनते हैं, पर्वत बनते हैं। तो इन्हें ही मोड़ या वलन के कारण वलित पर्वत कहा जाएगा। तो ये अभिसारी गति के कारण ज्यादातर वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और दूसरा जो है, आप लोग अभिसारी गति के अलावा जो दूसरी गति है अपसारी गति, डाइवर्जेंट मूवमेंट या डाइवर्जेंस मूवमेंट, इसमें होता क्या है, प्लेट आपका एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। तो आपका जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगी, तो नीचे से जो आपका यहाँ पे दुर्बलता मंडल इसे कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर जोन। एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा होता है वो किसी किनारे या बाउंड्री या प्लेट मार्जिन भी से कहते हैं, किनारा, तो इसके किनारे से या इस दरार से होते हुए क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है। और ये मैग्मा जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर इसे हम लावा कहते हैं। तो ये लावा क्या होता है, ये धीरे धीरे इसमें कूलिंग होती है, ये ठंडा होके जमता जाता है, फ्रीजिंग होती है, और ये नई परपट्टी या न्यू क्रस्ट बनाती है। तो अब सारी गति में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नई क्रस्ट का निर्माण होता है इस गति से। और अभी सारी गति में होता क्या है, आप लोगों का जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट जो भारी होती है वो नीचे की तरफ डूब जाती हैं, क्षेपित हो जाती हैं, सबडक्ट हो जाती है हल्की प्लेट के नीचे। और इसका आगे वाला ये जो किनारा है ये क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर से, क्योंकि जब ये गहराई में जाएगी तो आगे वाले पार्ट में टेम्परेचर के कारण मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, प्लेट का आगे वाला जो किनारा होता है वो गल जाता है और वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम जो है विनाशात्मक भी कहते हैं, ये विनाशात्मक गति भी है। और ये आपकी रचनात्मक गति है, अपसारी गति रचनात्मक है क्योंकि इसमें नई क्रस्ट का निर्माण होता है, ठीक है। और आपका अपसारी गति में ही नई क्रस्ट का निर्माण होगा। और अभिसारी गति में एक भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, बैठ जाती है, डूब जाती है,
जिससे भारी प्लेट के आगे वाले किनारे में मेल्टिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें प्लेट का विनाश होता है, तो इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं अभिसारी गति को, और अपसारी गति को हम रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। तो आई होप ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। द हिमालयाज वर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ विच टू प्लेट्स। तो बोलता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन दो प्लेटों के अभिसरण से होती है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो जब आपका इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट में जब आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ था, अभिसारी गति हुई थी, तो इसी से ही हिमालय का निर्माण हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक ले चलता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। जब आपका पेंजिया में डिवीजन हुआ था तो अपर पार्ट आपका लॉरेशिया बना था और लोअर पार्ट आपका गोंडवाना लैंड बना था। गोंडवाना लैंड में फिर विभाजन होता है, ठीक लॉरेशिया में भी, जिससे आपके अपर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, जैसे कि आपका नदर्न अमेरिका, ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो बनता है, यूरेशिया बनता है। ठीक है, ठीक लोअर पार्ट गोंडवाना लैंड से आप लोगों के लोअर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, जैसे कि आपका सदर्न अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये वाले जब पार्ट्स बनते हैं तो अफ्रीका से फिर डिवीजन होता है एक पार्ट का, जिससे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट करती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है, और उत्तर पूर्व दिशा में जाते हुए ऊपर से जो आपका ये आपकी इंडियन प्लेट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से ये चल रही है आगे की ओर डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इधर से आपकी यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट और इसमें एक टक्कर होती है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रही थी और इंडियन प्लेट या इंडो प्लेट आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रही थी। तो जैसे ये मूवमेंट करती है तो यहाँ पर जोरदार टक्कर से, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एक वलित पर्वत बनते हैं, यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जो कि आप लोगों का आज की डेट में जो प्रेजेंट माउंटेन है वो आपका हिमालय है, द हिमालयाज। तो ये आपका एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो आप सभी जान चुके होंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है वो आपका दो प्लेटों की टक्कर से हुआ है, एक इंडियन प्लेट एंड द सेकंड वन इज यूरेशियन प्लेट। आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये आपका यूरेशियन प्लेट की मूवमेंट है, ये आपके इंडियन प्लेट की मूवमेंट है, और यहाँ पर नीचे एक टेथिस सी था। टेथिस सी का जब इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलिफ्टमेंट ऑफ टेथिस सेडिमेंट्स, तो जो आपका टेथिस सागर का जो अवसाद था इसमें अपलिफ्टमेंट होती है, और अपलिफ्टमेंट होती है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे इस तरह के वलन यहाँ पे पड़ते हैं दो प्लेटों की टक्कर के परिणाम स्वरूप, और यहाँ पर एक हिमालय पर्वत का जन्म होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये भी समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द हिमालयाज फॉर्म्ड। हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसने इसको क्लियर किया है कि हिमालय कैसे बना। इससे पहले हमने एक और सिद्धांत की बात की थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि आपका अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर पूरी तरह से अंत में नाकाम रहे थे इस सिद्धांत को प्रूव करने में कि कैसे सुपर कॉन्टिनेंट में डिवीजन होता है, कैसे लॉरेशिया एंड आपका जो गोंडवाना लैंड है उसमें डिवीजन होता है, और भी बहुत सारी कमियां उनके सिद्धांत में रही है। बाद में एक प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत आया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसकी कमियों को उनमें सुधार कर जो एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थियरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। तो इन सभी ने इसका प्रतिपादन किया था, प्रोपाउंड किया था इस थियरी को। तो हिमालय की जो निर्माण प्रक्रिया है उसको बताने में भी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सफल हुआ है। तो नेक्स्ट स्क्रीन की स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द हिमालय।
तो यहाँ पे आंसर है यंग एंड फोल्ड माउंटेन। मैंने पहले भी कहा था हिमालय पर्वत एक युवा एवं वलित पर्वत है। तो ये कोई नई बात नहीं है आप सभी के लिए, ये एक वलित पर्वत है क्योंकि टिथिस सागर के अवसादों में जब वलन हुआ, जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो वलन की उत्पत्ति हुई है, वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो हिमालय एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। बाकी आप इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वलित पर्वत और भ्रंश पर्वत जो मेजर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं, पर्वतों के दो मुख्य प्रकार होते हैं, उनकी बात की जा रही है। एक वलित पर्वत है यहाँ पे। तो वलित पर्वतों के बारे में मैंने पहले भी कहा, एक वलन पढ़ते हैं जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें डायग्राम में, क्योंकि ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और विदाउट डायग्राम आप सभी अच्छे से इसे समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं डायग्राम्स को आपके साथ शेयर करूं, तभी आप इस विषय पर ज़्यादा अपनी एक होल्डिंग बना पाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका एक भ्रंश पर्वत है। ठीक है, फॉल्ट माउंटेन है। तो ये आपका देखिए जैसे कोई एक स्थलखंड होता है, जब इस स्थलखंड में बीच वाला पार्ट और ये जो साइड वाले पार्ट होते हैं, जब ये एज इट इज रहे और बीच वाला पार्ट ऊपर उठ जाए तो ये वाला जो एक पॉइंट होता है माउंटेन की तरह खड़ा हो जाता है, पर्वत की तरह खड़ा हो जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका फॉल्ट माउंटेन या फिर आपका ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, और इसको कहा जाता है हॉर्स्ट माउंटेन। ये ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स्ट माउंटेन का एग्जाम्पल भी है। तो ये आपके फॉल्ट माउंटेन होते हैं और एक तरफ आपके वलित पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिमालयास। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय की जो टोटल लंबाई है वो आपका 2400 किलोमीटर या फिर 2400 किलोमीटर है। आप देख पा रहे हैं ये आपका हिमालय है। हिमालय को यहाँ पर भी दिखाया गया 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी माउंटेन रेंजेस आर देयर इन द ट्रांस हिमालयास। तो हिमालयस में हम बात करते हैं तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियों की, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में कुल कितनी पर्वत श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस है, 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें आपका काराकोरम नंबर 1 पे, जिसे कृष्णगिरी पर्वत भी कहा जाता है या कृष्णगिरी माउंटेन। दूसरे नंबर पे आपका लद्दाख है और फिर आपका जास्कर है। आप मैप में देख पा रहे हैं ये आपका काराकोरम है, ये आपका लद्दाख श्रेणी है, ये आपका जास्कर या जांस्कर रेंज या फिर जास्कर श्रेणी है। हिंदी में भी आप देख पा रहे हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है और ट्रांस हिमालय में ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, और इसी स्लाइड में आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय है, ये आपका ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, फिर आपका मिड हिमालय है और आपका मिड हिमालय, फिर आपका लास्ट में जो है आपका शिवालिक हिमालय है। तो ये आपके मेन हिमालय भी कहा जाता है इसे, ग्रेटर, मिड एंड शिवालिक को मेन हिमालय या प्रमुख हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय इस कैटेगरी से बाहर है। इसे मुख्य हिमालय का स्टेटस नहीं मिला है, क्योंकि ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले से विद्यमान था। हिमालय जो मुख्य हिमालय है जिसमें 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसे ही मुख्य हिमालय कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं इस स्लाइड में भी यहाँ पर कुछ एक पीक्स की बात की जा रही है। ये आपकी ग्रेटर हिमालय की पीक्स है। आपका नंगा पर्वत है, आपका नंदा देवी है, आपका विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, माउंट एवरेस्ट है, और आपका नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ एक प्रमुख चोटियां हैं जो आपका वृहत हिमालय की चोटियां हैं, ग्रेटर हिमालय की पीक्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
इस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड इन विच रेंज इज इट लोकेटेड? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर है गॉडविन ऑस्टिन K2। इसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है और ये आपका कराकोरम रेंज में लाई करती है। गॉडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है इसे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं। K2 इज ऑल्सो नोन एज द सेवेज माउंटेन। ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन है। गॉडविन ऑस्टिन को सेवेज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी कंचनजंगा, जिसे 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो भी कहा जाता है। कंचनजंगा को हिम के 5 खजानों की संख्या भी दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हैं। K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बट इट लाइज इन द ट्रांस हिमालय, नॉट इन द मेन हिमालय। तो K2 जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि वो आपका ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन में भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो मैंने पहले भी कहा जो आपका मेन हिमालय है या मुख्य हिमालय जिसे कहा जाता है वो आपका वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय इस कैटेगरी से बाहर है। तो जो आपकी K2 जो पीक है वो आपकी ट्रांस हिमालय की है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमालय में आता है ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी कंचनजंगा भारत में है। भारत की बात पूछी जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन से आप लोगों को तस्वीर साफ हो जाएगी, ठीक है। नेम द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड वेयर इज इट लोकेटेड? विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए और ये कहां पर स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही थी, ठीक है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी हिमालय की वो कंचनजंगा है, सिक्किम में। लेकिन बात की जा रही है विश्व की सबसे ऊंची चोटी की, जो भारत में नहीं है, नेपाल में लाए करती है, वो माउंट एवरेस्ट है। और इसकी जो हाइट है 8848 मीटर, 8848 मीटर ऊंची ये चोटी है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इट इज कॉल्ड सागर माथा इन नेपाल एंड चोमो लुंगमा इन तिब्बत। तो नेपाल में इसे सागर माथा और तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। विच हिमालयन रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया? बोलता है कि भारत के उत्तर में हिमालय की कौन सी श्रेणी आती है? भारत के उत्तर में तो ये आपका हिमाद्री श्रेणी आती है, जो आपकी ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री भी कहा जाता है, या फिर हिंदी में महान हिमालय भी इसे कह सकते हैं। और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एग्जाम पॉइंट का एक डिस्क्रिप्शन है, इसे देख लीजिए। द ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइएस्ट हिमालय एंड द इनर हिमालय। इसे हाईएस्ट हिमालय भी कहा जाता है। हिंदी में आप देख लीजिए, महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय और आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। क्योंकि ये मिड एंड ट्रांस के बीच है तो इसे आंतरिक या अंदर, ये जो अंदर है इनर साइड में है तो इसे आंतरिक हिमालय कहा जाएगा। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, हाईएस्ट रेंज है, तो इसे महान या फिर सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय के ही नाम है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे।
व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय। बोलता है कि महान हिमालय के सभी चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है। आप सभी एक बात माइंड में फिक्स कर लें, महान हिमालय मीन्स ग्रेटर हिमालय, जो ट्रांस हिमालय के बाद मुख्य हिमालय की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो आपका मेन हिमालय है उसमें 3 रेंजेस आती है, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो यह इस क्वेश्चन में ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय के सभी चोटियों की औसत ऊंचाई की बात पूछी जा रही है। तो ये आंसर रहेगा 6000 मीटर यानी कि 6000 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। तो आउटर मोस्ट जो रेंज है वो आपकी शिवालिक रेंज है। शिवालिक श्रेणी सबसे बाहरी श्रेणी है। आप सभी यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये आपका इंडिया का मैप यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा स्पीड में। ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो सकती है हाथ से ड्रॉ करने में। ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को रेंजेस इन शॉर्ट बता देता हूँ। ये आपका ट्रांस हिमालय है। ये आपका ग्रेटर हिमालय यहाँ से चला यहाँ तक। फिर आपका इसके बाहर से ठीक आता है यहाँ पे मिड हिमालय। ये आपका मिड हिमालय है। फिर आपका यहाँ पे शिवालिक सबसे बाहर, बाहरी श्रेणी शिवालिक है, इसलिए इसे आउटर रेंज कहा जा रहा है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, और ग्रेटर हिमालय को इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इनर हिमालय कहा था, क्योंकि ये ट्रांस ट्रांस और मिड के बीच है। तो ग्रेटर हिमालय को हम कहेंगे आंतरिक हिमालय या इनर हिमालय, और शिवालिक को हम कहेंगे बाहरी या फिर आउटर हिमालय। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, विच हिमालयन रीजन लाइज बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय से आता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। ये रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय है मैप में। आप यहाँ पे देखिए, ये रिवर के आधार पे किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे सिंधु नदी है। ठीक है, इंडस रिवर है। ये आपका सतलुज रिवर है, और इसके बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। ध्यान दें, सतलुज नदी के बाद आपकी एक काली रिवर आती है, काली नदी। इसके बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। काली रिवर के बाद आपका तिस्ता रिवर आती है, और इसके बीच के पार्ट को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। तिस्ता के बाद एक दिहांग रिवर आती है, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं असम हिमालय। तो आपकी स्क्रीन पे साफ है, सतलुज और काली नदियों के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी सतलुज है, ये आपकी काली है। तो मैंने अभी अभी कहा ये आपका कुमाऊं हिमालय है। इज इट क्लियर और नॉट। तो आप सभी को आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, विच रिवर सिस्टम फॉर्म द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए, भारत के उत्तरी मैदान को किन नदी तंत्रों ने बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, विच टाइप ऑफ सॉइल इज डिपॉजिटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है उसमें कौन सी मृदा का निक्षेप हुआ है। तो जलोढ़ मृदा या फिर एलुवियल सॉइल, ठीक है, उसका निक्षेप हुआ है। फिर से मैं मैप ड्रॉ करता हूँ इंडिया का हैंड से, आप सभी को बता देता हूँ शॉर्ट में। ये आपका इंडिया है। ठीक है, तो हिमालय से जो भी रिवर निकलती है, ये चाहे इंडस निकले, फिर चाहे आपकी ब्रह्मपुत्र निकले, ठीक है, फिर चाहे आपकी यहाँ से गंगा फ्लो करे, तो इन नदियों ने एक मृदा का निक्षेप भारत के उत्तरी मैदान में किया। ये भारत का उत्तरी मैदान है, यहाँ पे मृदा का निक्षेप हुआ है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। While descending from the mountains, where do rivers deposit pebbles in an 88 to 16 kilometer
वाइड बेल्ट अलोंग द शिवालिक स्लोप्स। ये कहता है कि पर्वतों से नीचे उतरते समय नदियां शिवालिक की ढाल पर 8 to 16 किलोमीटर या 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। आप सबसे पहले ये गुटिका या फिर पेबल्स को समझ जाइए। पेबल्स कुछ नहीं है, ये एक स्टोन्स होते हैं, ठीक है। नुकीले पत्थर या फिर कंकड़ पत्थर, इन सबको पेबल्स या फिर गुटिका कहा जाता है, छोटे छोटे, ठीक है। छोटे से लेके बड़े तक साइज तक के इसमें हो सकते हैं। तो बोलता है कि ये किस क्षेत्र में गुटिका यानी कि पेबल्स को डिपॉजिट करती है, तो इस रीजन को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका भारत का उत्तरी मैदान है, भू आकृतिक तौर पर इसे जो है 4 रीजन में बांटा गया है, 4 रीजन्स में बांटा गया, जिसमें सबसे फर्स्ट पे आता है भाबर बेल्ट। तो ये जो भाबर क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, हिमालय से जब नदियां उतरेगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पिक्चर में ज्यादा क्लियर होगा, ये आपके पेबल्स हैं, रॉक्स के स्मॉल पार्ट्स हैं, ठीक है, पेबल्स। तो इनको यहाँ पे डिपॉजिट किया जा रहा है, तो इसी क्षेत्र को कहते हैं भाबर। जिस क्षेत्र में इन पेबल्स को डिपॉजिट किया जाएगा, इस गुटिका का निक्षेपण किया जाएगा नदियों के द्वारा, तो इसे कहते हैं भाबर बेल्ट। और इसी क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी नदी जब आती है तो अंडरग्राउंड हो जाती है, पानी नीचे से निकल जाता है, क्योंकि इनके पोर्स या छिद्र बड़े होते हैं, तो पानी नीचे रिस जाता है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र को भाबर बेल्ट या भाबर क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट आर द न्यू एंड यंग हाईली फर्टाइल डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स कॉल्ड। बोलता है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा या फिर अत्यधिक उपजाऊ निक्षेपों को क्या कहा जाता है। देखिए मैं एक बात बता दूं, जो नदियां प्रत्येक वर्ष या बिल्कुल अपने साथ नई नई मृदा का जब जब निक्षेप करेगी, तो वो मृदा या सॉयल फर्टाइल होगी, उसे ही आपका खादर सॉयल या फिर खादर मृदा कहते हैं। तो खादर मृदा या खादर जो सॉयल होता है वो आपका, या फिर खादर रीजन ज्यादा फर्टाइल रीजन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे। Into how many parts is the northern plain of India divided physiographically। बोलता है कि भारत के उत्तरी मैदान को भू आकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपके 4 पार्ट्स हैं फिजियोग्राफिकली नॉर्दर्न प्लेन के, भारत के उत्तरी मैदान के। फर्स्ट है आपका भाबर रीजन, सेकंड है तराई, थर्ड आपका बांगर और फोर्थ आपका खादर। तो हिंदी में भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये आपके 4 प्रदेश हैं, 4 क्षेत्र हैं भारत के उत्तरी मैदान को। इन 4 क्षेत्रों में भू आकृतिक तौर पर बांटा गया है। आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। ये आपका रिवर चल रही है, ठीक है। तो रिवर जब नया डिपॉजिट हर टाइम करेगी, तो ये आपका खादर सॉइल या खादर रीजन बनेगा, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली फर्टाइल या अत्यधिक उपजाऊ होता है। और जो आपका साइड में जो रीजन रह जाता है, जहाँ पर कभी नदियाँ फ्लो करती थी, रिवर फ्लो करती थी, नदियाँ बहती थी, तो वहाँ पर पुरानी मिट्टी रह जाती है, जो कि ज़्यादा उपजाऊपन उसमें नहीं रहता, उसे भांगर या फिर बांगर मृदा या बांगर क्षेत्र कहा जाता है। तो खादर मृदा ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, और आपका जो बांगर क्षेत्र या बांगर मृदा है वो आपकी कम उपजाऊ मृदा या कम उपजाऊ क्षेत्र है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। यहाँ पे 4 प्रदेश हैं, भाबर, तराई, बांगर एंड खादर, ये 4 क्षेत्र हैं। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पे इस स्लाइड में हम बात करेंगे, यहाँ पे 4 भू आकृतिक प्रदेशों की बात की गई है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी हिमालय, ये आपका हिमालय माउंटेन है। जब यहाँ से नदियाँ उतरती हैं तो पेबल्स को डिपॉजिट करती हैं।
कंकड़ पत्थर को निक्षेपित करती हैं, बिछाती हैं, तो ये क्षेत्र भाबर होता है। और यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, अंडरग्राउंड हो जाती हैं, और आगे जाके जब ये पेबल्स वाला एरिया नहीं दिखता तो नदियाँ फिर से सरफेस पे आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं धरातल पर। तो यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र बनता है जिसे तराई कहते हैं। ये आपका तराई रीजन है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा रीजन या क्षेत्र तराई कहलाता है, दलदली क्षेत्र। और उसके बाद जब नदियां, यहाँ पे एक रिवर को आप देख पा रहे हैं, नदियों के आसपास के क्षेत्र को जहां पर नई नई जलोढ़ मृदा का निक्षेप हो रहा है दोनों साइड में, ये खादर रीजन है। और आपका जहां पर कभी नदियां पास्ट में फ्लो करती थी, तो वहां पर उस मृदा या उस क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। तो ये डायग्राम बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिया गया है, जिसमें आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है, और इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे। व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो जो भारत का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो आपका कितने क्षेत्रफल पर फैला है। ये आपका अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये फैला है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तिब्बतन प्लेटू के बाद आपका ग्रेटर हिमालय, फिर आपका मिडल, और फिर आपका शिवालिक है, फिर आपका यहाँ पे नदन प्लेन है। इसी नदन प्लेन की हम बात कर रहे हैं, और इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे, बाय व्हाट नेम इज द प्लेन ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल नोन। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, पुरानी जलोढ़ मृदा के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो बांगर या फिर भांगर मृदा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितने मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस किए, आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करेंगे। और मेरे इस चैनल को आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जियोग्राफी के ये जो जितने भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो क्योंकि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, अगर आप इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते हैं तो उन सभी के लिए भी एक महत्वपूर्ण या रामबाण की तरह काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ। आप सभी के लिए बेस्ट विशेस। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।